हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, पंच सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल पर मैं सीपी गोठवाल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चे, 7 नंबर क्लास तक हम अपनी क्लास कर चुके हैं और आज हम अपने हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के बैच की क्लास नंबर 8 करने जा रहे हैं। जिस बच्चे ने अपना HSSC CET दिया था और HSSC के वो मेंस की तैयारी कर रहा है तो वो बच्चा विशेषकर ध्यान रखें। HSSC मेंस के लिए क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। HSSC मेंस के अलावा अपने पास अगर बात की जाए ITI के जो बच्चे ने जिस बच्चे ने HSI में एडमिशन ले रखा है, ITI का कोर्स कर रहा है, तो उसके लिए भी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। जिस बच्चे ने DSSB का फॉर्म भरा था और जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की यूट्यूब पर जो ये फ्री क्लास चलाई जा रही है, इसका आप सभी को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। जिस बच्चे ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चा अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, चैनल को शेयर करें। और मैं बार बार बोलता हूं कि सभी बच्चे अपने चैनल का ना बेटा इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो उसको ना स्टेटस वगैरह पे लगा लिया करो, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं, ये है अपने चैनल का नाम, यूट्यूब चैनल अपना पंच सरपंच योद्धा। जिस बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और ये अपने दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। मैं बार बार बोलता आया हूं, जो बच्चा अभी तक ग्रुप में ऐड नहीं हुआ है तो वो बच्चा ग्रुप में ऐड हो जाए। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, मैं सभी बच्चों को व्हाट्सअप में ग्रुप में ऐड कर दूंगा। जब आप मुझे मैसेज करते हैं तो विशेषकर ध्यान रखना, सभी बच्चे अपना नाम मुझे भेजें, नाम के बाद वो बच्चे सभी मुझे एड्रेस भी जरूर भेजें, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कौन बच्चा हमारी क्लास कहाँ से पढ़ रहा है। नेम लिखते टाइम, नेम लिखने के बाद यहाँ पर आप अपना मेल एंड फीमेल जेंडर जरूर डालें, क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ नाम कॉमन है जो मुझे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करते हैं कि इसको मेल ग्रुप में ऐड करना है या फीमेल में। जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था, एक लड़की का नाम सुनील था, मैंने उसको मेल वाले उसमें ग्रुप में डाल दिया था। एक लड़के का नाम संतोष था, उसको मैंने फीमेल वाले ग्रुप में डाल दिया था। तो थोड़ा विशेष कर ध्यान रखें इस चीज़ का, ठीक है। तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाए, समय खराब नहीं करेंगे। आज हम आते हैं अपनी क्लास नंबर 8 के 1 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। क्लास नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है FSSAI का पूरा नाम बताइए। जिस बच्चे को इस क्वेश्चन का आंसर पता है वो बच्चा कमेंट सेक्शन में अपने आंसर जरूर लिखें। पेन और कॉपी के साथ पढ़ा करो, पेन और नोटबुक साथ रखा करो। जो चीज़ आपके सामने नहीं आती है उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लिया करो, ठीक है। तो अगर हम बात करें FSSAI का पूरा नाम अपने को जानना है, ठीक है भाई। क्या है इसका पूरा नाम? इसका नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक है फूड सप्लाई, देखो ये 3-4 ऑप्शन दिए हैं, इसका जो आंसर है वो पहला ही आंसर बनने वाला है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म बनता है, सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सभी ने पढ़ा होगा, 6th और 7th क्लास में क्वेश्चन आता है, दूध की गुणवत्ता जांचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दूध की गुणवत्ता, दूध की क्वालिटी के लिए कौन सा उपकरण होता है? तो दूध की क्वालिटी के लिए जो उपकरण होता है उस उपकरण का नाम है लैक्टोमीटर। क्या नाम है बेटा? लैक्टोमीटर। जिस बच्चे ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो आंसर के साथ स्क्रीनशॉट ले लें कि दूध की गुणवत्ता के लिए लैक्टोमीटर जो है उपकरण प्रयोग किया जाता है। जिस बच्चे ने पंच सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए 7 के बाद, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है, खाद अपमिश्रण की शिकायत कहां की जाती है? खाद अपमिश्रण की शिकायत कहां पर की जाती है? 4 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हैं, चारों क्वेश्चंस के जो है चारों ऑप्शंस को देख करके अपना आंसर भरें। देखो भाई, थाने के अंदर की जाती है क्या? नगर निगम, FSSAI में या अस्पताल में? तो खाद अपमिश्रण की जो शिकायत दी जाती है बच्चे वो FSSAI पर दी जाती है, ठीक है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म बताई थी। इसी के अंदर हम खाद के मिश्रण की जो अपमिश्रण होता है ना खाद के अंदर, उसकी हम क्या कर सकते हैं? शिकायत कर सकते हैं। 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर आ चुका है।
गिल्ले कचरे के लिए सामान्यतः कौन सा डस्टबिन होता है? सारे बच्चे ध्यान से पढ़ो भाई। गिल्ले कचरे के लिए सामान्यतः कौन सा डस्टबिन यूज किया जाता है? गिल्ले कचरे के लिए नीला, लाल, हरा, काला। तो गिल्ले जो है गिल्ला कचरा है ना, उसके लिए अपना जो है डस्टबिन यूज किया जाता है, उस डस्टबिन का जो कलर होता है वो होता है हरा। क्या होता है भाई? हरा। सारे बच्चे नोट कर लेना इन क्वेश्चंस को भाई, हरा। 4 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सूखे कचरे के लिए किस रंग का डस्टबिन प्रयोग किया जाता है? बेटा इससे पहले था गिल्ला कचरा, जब बात की जाए, देखो ये सूखा कचरा है, ठीक है, और जब बात की जाए गिल्ला कचरा, गिल्ला कचरा मतलब आएगा हरा। बात की जाए सूखे कचरे की, सूखा कचरा, बताइए कमेंट सेक्शन में लिखिए सूखा कचरा का मतलब क्या आएगा बेटा? सूखे कचरे के लिए येलो, सॉरी नीला, ब्लू डस्टबिन यूज किया जाता है। सूखे कचरे के लिए क्या किया जाता है बेटा? ब्लू डस्टबिन का यूज किया जाता है। सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्क्रीन पर ला चुके हैं, सभी बच्चे पढ़ें, सभी बच्चे पढ़ें। अभी बेटा एडमिशन चल रहे हैं, जिस बच्चों को एडमिशन लेना हो, एडमिशन चले हुए हैं पीजीडीवाईटी में। मैं हर क्लास में बताता रहा हूँ पीजीडीवाईटी, ये क्या होता है बेटा? ये योगा के अंदर पीजी होती है, योगा के अंदर पीजी होती है। जिस बच्चे को योगा से पीजी करनी है उसके लिए पीजीडीवाईटी के एडमिशन चले हैं। फुल फॉर्म बता देता हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन योगा टीचर, इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी बोल सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन योगा थेरेपी। बेटा थेरेपिस्ट बनते हैं इससे योगा के अंदर। तो बेटा ये है ना 1 साल का कोर्स होता है योगा का। कितने साल का है? 1 साल का है। ये सेशनल कोर्स है, कोई घंटे वाले कोर्स नहीं है। जो आवर्स बेस कोर्स होते हैं वो कोर्स नहीं, सेशन टू सेशन चलते हैं। और अच्छी बात ये है कि जो 2025 का जो पीछे सेशन गया है ना, और जो अभी 2026 चल रही है, 25-26 सेशन के एडमिशन अभी भी चले हुए हैं। तो जिस बच्चे को 25-26 सेशन में एडमिशन लेना है उसका 2026 में एग्जाम होने वाला है, और जो 2026 के लगभग नवंबर के आसपास उस बच्चे का एग्जाम लगेगा भाई। क्लियर है? तो बेटा योगा से अगर पीजी करना चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले बता चुका हूं, योगा से पीजी करनी है तो आपकी क्वालिफिकेशन कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, ठीक है? किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। किसी भी स्ट्रीम में क्या होना अनिवार्य है बेटा? ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था अपने पास 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी बताएंगे भाई। भारत में मलेरिया के अधिकांश मामले कब पाए जाते हैं? जो मलेरिया है ना वो अधिकांश कब पाया जाता है ये हमसे पूछा है। कौन से महीने में मलेरिया का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है? तो ऑप्शन है जनवरी फरवरी, मार्च अप्रैल, अच्छा फरवरी मार्च, मार्च अप्रैल। तो बेटा मलेरिया जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है वो है जुलाई और नवंबर में। जुलाई से नवंबर का वो पीक पॉइंट होता है जब मलेरिया सबसे ज्यादा देखने को मिलता है लोगों के अंदर, ठीक है। तो याद रखना भाई, मलेरिया के सबसे ज्यादा केस कौन से महीने में पाए जाते हैं, ये याद रखना है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे और आंसर देंगे। गिल्ले और सूखे कचरे को अलग अलग करना कहलाता है। बड़ा आसान क्वेश्चन है यार। गिल्ले और सूखे कचरे को अलग अलग करना क्या कहलाता है? तो गिल्ले और सूखे कचरे को अलग करना पृथक्करण कहलाता है। पृथक्करण, क्या बोलेंगे? पृथक्करण कहलाता है। क्वेश्चन आज की क्लास में हम 7 करवा चुके हैं। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें और साथ में लिखते जाया करो। जो बच्चा स्क्रीनशॉट नहीं ले रहा है, जिस बच्चे को ITI करनी है, जिस बच्चे को ITI करनी है, जिस बच्चे को HSI हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स करना है, ये 1 साल का होता है बेटा। एक पूरी वीडियो मैंने आपके लिए डाल भी रखी है, उस पर पूरी डिटेल है। मेरे चैनल में जाकर के वीडियोज में जाकर के चेक कर लेना, पूरी डिटेल है इसके बारे में। HSI के अलावा एक फायर का कोर्स करना हो, जिस किसी भी विद्यार्थी को फायर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट का या फायर सेफ्टी फायर ऑपरेटर का कोर्स करना हो तो ये भी 1 साल का होता है। ये ITI से होने वाले कोर्स है, प्रॉपर 1 साल लगता है इनके अंदर। कोई बैकडेट का कोई डायरेक्ट काम नहीं होता। एडमिशन भी हम नहीं करते हैं, गवर्नमेंट एडमिशन करती है। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवाना पड़ता है, परसेंटेज बेस पर सीट अलॉट होती है हमारे पास आपकी, ठीक है।
फायर के बाद मैंने बताया है इलेक्ट्रीशियन, जिस बच्चे को इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई करनी हो तो ये 2 साल की होती है। इलेक्ट्रीशियन आईटीआई के अलावा एक होती है ड्राफ्टमैन सिविल, ये भी बेटा आईटीआई के अंदर कोर्स होता है ड्राफ्टमैन सिविल। बहुत सारी वैकेंसी आई है अभी ड्राफ्टमैन की, तो ये कोर्स अभी भी कर लो, वैकेंसी शायद अब की बार भी खाली जाने के चांसेज हैं, मौका एक और मिलेगा सभी बच्चों को। ड्राफ्टमैन सिविल का भी 2 साल का कोर्स होता है, तो जिस बच्चे को ये कोर्स करना हो तो मैंने जो नंबर बता रखा है 9485525272 पर कॉल कर लेना भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं अब। एडीज मच्छर सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, कहाँ पनपता है? एडीज मच्छर सबसे ज्यादा कहाँ पनपता है? तो याद रखना एडीज मच्छर एक ऐसा साफ सुथरा मच्छर है जो साफ पानी में ही पनपता है, एकमात्र ऐसा मच्छर, और भी है पर बाकी मेन जो मच्छरों की बात करें तो एडीज मच्छर एक ऐसा मच्छर है जो साफ सुथरे पानी में ही जन्म लेता है, ठीक है बेटा। तो एडीज मच्छर का जो स्थान है वो साफ सुथरे पानी में पनपने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का मुख्य कार्य क्या है? तो हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का जो मुख्य कार्य बनता है ना वो निरीक्षण करना भी बनता है बेटा, निरीक्षण करेगा, निरीक्षक है तो। उसके अलावा स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है, स्वास्थ्य सुरक्षा का जो है ना सुनिश्चित करना ये भी किसके हाथ में होता है? तो ये भी अपने पास हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के हाथ में होता है। नियमों का पालन कराना बेटा, नियमों का पालन कराना भी ये बेटा स्वच्छता से रिलेटेड जितने नियम उनका पालन कराना है। ये नहीं है कि भाई जो हम किसी की भी चीज़ की बात करेंगे पालन करवाना है उसका, हर किसी चीज़ का नियम का पालन करवाना। स्वच्छता से रिलेटेड जितने भी नियम है ना उनके ऊपर काम करना भी किसका काम है? हेल्थ इंस्पेक्टर का ही काम होता है बेटा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हम सभी भरने वाले हैं वो भरेंगे उपरोक्त सभी। क्या आंसर आएगा भाई? उपरोक्त सभी। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। अच्छे आवास में कौन सी सुविधा आवश्यक है? अच्छा आवास, अच्छा आवास मतलब अपना घर, हम जहाँ रह रहे हैं वहां पर कैसी सुविधा हमारे लिए होनी चाहिए? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, 4 नहीं ऑप्शन तो 3 है, चौथा तो उपरोक्त सभी है बेटा। पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए, बिल्डिंग ऐसी बनाओ, ऐसा आवास रहे जहां पर हमें प्रकाश की किरणें अवेलेबल हो, मिलती रहें। वेल्टिनेशन भी अच्छे हो, स्वस्थ जल हो वहां पर। तो ये तीनों ही ऑप्शन है अच्छे स्वास्थ्य को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अच्छे स्वास्थ्य वाले आवास को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ऑप्शन नंबर इसका आंसर भरेंगे डी, यानी कि 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। फॉगिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? फॉगिंग जो है ना किसके लिए की जाती है भाई? ये विशेषकर ध्यान देना, इसमें बच्चे गलती कर देते हैं भाई। फॉगिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? लार्वा मारने के लिए, अंडे नष्ट करने के लिए, वयस्क मच्छर को मारने के लिए, जल शुद्धिकरण के लिए जो फॉगिंग की जाती है। आपने देखा होगा ना जैसे ही बरसाती मौसम आता है, जिसको हम जो बोल देते हैं चौमासा हरियाणवी भाषा में ना, जो चौमासा आता है बरसाती मौसम आता है तो उस समय गाँव में सरपंच या जो है सरपंच अपने लेवल पे भी कह सकते हैं हम, और या फिर नगर पालिका नगर निगम जो होते हैं ना वो क्या करवाते हैं? फॉगिंग करवाते हैं। और जो फॉगिंग है ना वो किस लिए करवाई जाती है? तो याद रखना वयस्क मच्छर मारने के लिए फॉगिंग होती है बेटा। जो वयस्क मच्छर है उसको मारने के लिए, उसको मिटाने के लिए क्या करवाई जाती है? फॉगिंग का इस्तेमाल किया जाता है। पंच सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल आपके लिए वो कंटेंट लेकर आया है जो आप देखना, कहीं भी यूट्यूब पे पढ़ोगे तो इतने बेहतरीन क्वेश्चंस आपको नहीं देखने को मिलेंगे। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप एक अपना चैनल सब्सक्राइब कर ले। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत मोटिवेशन देता है। क्लियर है? देखो आपका सब्सक्रिप्शन जैसे बढ़ेंगे तो हमें मजबूरी में अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी कि बच्चों का फीडबैक अच्छा आ रहा, बच्चे अच्छा हमें फीडबैक दे रहे, तो इनके लिए क्यों ना और ज़्यादा मेहनत की जाए। क्लियर है? तो बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखो भाई NFHS का पूरा नाम पूछा है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NFHS की फुल फॉर्म पूछी गई है, बताइए भाई। तो NHFS का जो फुल फॉर्म बनता है वो बनता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये अपनी NFHS का फुल फॉर्म बनता है। तो जिस बच्चे ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है या नोट नहीं किया है वो बच्चा इस क्वेश्चन को नोट कर सकता है। आज की क्लास में 12 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट कराए हैं। सभी बच्चे क्वेश्चन जैसे ही आप देखते हो, अगर आपको आंसर आता है कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दिया करो। क्लियर है भाई? कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दिया करो प्यारे बच्चे। नेक्स्ट आ चुका है साक्षरता दर का अर्थ क्या है?
साक्षरता दर पूछिए आपसे भाई। साक्षरता दर का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पढ़े लिखे लोगों की संख्या को साक्षरता दर का अर्थ माना जाता है? नहीं भाई। कुल जनसंख्या को माना जाता है साक्षरता दर? नहीं भाई, ये भी गलत है। तो बेटा साक्षरता दर पूछी है, तो पहला ऑप्शन अपना गलत है, दूसरा ऑप्शन गलत है। साक्षरता दर विद्यार्थी, ये भी गलत है। 7 वर्ष से ऊपर के जितने भी व्यक्ति साक्षर होते हैं ना, वो साक्षरता दर के अंदर इंक्लूड होते हैं। 7 वर्ष से ऊपर जितने भी व्यक्ति हैं, 7 वर्ष से ऊपर जितने भी साक्षर व्यक्ति है, वो साक्षरता दर का हिस्सा माना जाता है, उनको इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। क्लियर है? तो नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को भी सभी विद्यार्थी। 13 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 है कच्ची जन्म दर कहलाती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कच्ची जन्म दर। कच्ची जन्म दर कहलाती है, तो कच्ची जन्म दर को बोला जाता है CBR। कच्ची जन्म दर को क्या बोला जाता है? CBR। नोट कर लेना भाई, कच्ची जन्म दर जब भी पूछे तो कच्ची जन्म दर क्या कहलाती है? CBR कहलाती है। होमवर्क दे रहा हूं भाई आप लोगों के लिए कि CBR की फुल फॉर्म क्या होती है। कमेंट सेक्शन में बताना कि CBR की फुल फॉर्म क्या होती है, CBR का काम क्या है, CBR है क्या। CBR के बारे में 2-4 लाइनें सभी बच्चे कॉमेंट सेक्शन में लिखेंगे। यह आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ दिया मैंने। नेक्स्ट आ चुका है, 2 बच्चों के बीच आदर्श अंतर है। 2 बच्चों के बीच अंतर होना चाहिए, ये अपने पास क्वेश्चन आया है भाई। 2 बच्चों के बीच आदर्श अंतर क्या होना चाहिए? शाबाश, कमेंट सेक्शन में लिखें। आइडिया ही दे दो भाई, आइडिया दो, शाबाश। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 2 बच्चों के बीच आदर्श अंतर कितना होना चाहिए? कॉमन सेंस की बात है बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 2 बच्चों के बीच के अंदर जो आदर्श अंतर माना गया है वो 3 वर्ष का माना गया है। जब कभी बात की जाए 2 बच्चों के बीच का अंतर देखें तो हम 3 वर्ष एक सामान्य अंतर माना जाता है। 15 हो चुके हैं आज की क्लास के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 देशव्यापी बीमारी कहते हैं। बड़ी अच्छी क्वेश्चन है भाई, देशव्यापी बीमारी। देशव्यापी बीमारी किसे कहा जा सकता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आप ऑप्शन पढ़ करके भी आप आंसर दे सकते हैं। देशव्यापी, देखो नाम है देशव्यापी। देश की बात की है तो ये कह रहा है एक जिले में दूसरे जिले से फैलने वाली, जिले जिले की बात हो गई, वो देश की बात करा, गलत बात हो गई। एक जिले से संपूर्ण राज्य में फैलने वाली, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत हो गया क्योंकि आंसर इन्हीं में से है। बेटा देशव्यापी बीमारी इसको भी नहीं कहेंगे कि जिले से संपूर्ण राज्य में फैल रही, इसको देशव्यापी बीमारी नहीं कहा जा सकता। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा वह बीमारी जो संपूर्ण विश्व में एक देश से दूसरे देश में फैलती है। संपूर्ण विश्व में जो एक देश से दूसरे देश तक फैलती है उसको देशव्यापी बीमारी कहते हैं। अभी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले आपने देखी थी ऐसी एक बीमारी थी जिसको क्या नाम दिया था हमने? कोरोना। क्या नाम था भाई उसका? कोरोना। ये वो भयंकर बीमारी थी, तो उसको हम देशव्यापी बीमारी के रूप में भी बोल सकते हैं। याद रखना भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज की क्लास के 16 क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके लिए आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनते हैं ना PSC, कितनी जनसंख्या पर खोला जाता है? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या पर खोला जाता है? जितने भी एरिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है ना, वो ऐसे नहीं बना दिए गए, ऐसे लिया बना दिया। उसके पीछे जनसंख्या का महत्व देखा जा सकता है कि इस एरिया की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाता है। तो उस एरिया की पॉपुलेशन कितनी होती है जहां पर स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। उस एरिया की जनसंख्या अगर 1 लाख है, किसी भी एरिया में 1 लाख जनसंख्या होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, इनको नोट करते जाना, स्क्रीनशॉट लेते जाना। जिस बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करते जाना, ठीक है भाई। आज की क्लास में हम 17 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। हर क्लास में जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि आपके सिलेबस में केवल 10 टॉपिक आते हैं, और 10 के 10 टॉपिक की हम एक स्पेशल से थ्योरी की क्लासेस भी लगाएंगे, और 10 के 10 टॉपिक के लिए ऊपर एक स्पेशल है ना, हम एक वीडियो भी डालेंगे आप लोगों के लिए कि कौन कौन से 10 टॉपिक हैं जिन पे आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, अवशिष्ट प्रबंधन हो गया, जनसांख्यिकी हो गया, दाह संस्कार हो गया, ठीक है, और पौष्टिक आहार, ये सारे उसी में आते हैं 10 टॉपिकों में से। एनीमिया या खून में कमी के क्या कारण होते हैं? जो एनीमिया रोग होता है, जो खून की कमी होती है ना, इस एनीमिया या खून की कमी,
एक ही बात है भाई, एनीमिया खून की कमी के क्या कारण हो सकते हैं बताइए भाई। पौष्टिक भोजन न लेना, ज्यादा खेल कूद करना, नींद की कमी और उपरोक्त सभी। भाई जो है ना खून की बीमारी होती है, खून कम होता है, एनीमिया जो बीमारी होती है वो पौष्टिक भोजन न लेने से होती है। ठीक है, पौष्टिक भोजन न लेने से हमारे पास जो है बीमारी फैलती है वो कौन सी होती है भाई, खून की कमी। तो पौष्टिक भोजन लेते रहा करो भाई, ठीक है, पौष्टिक भोजन लेते रहा करो। क्वेश्चन नंबर 19, कैसे पता लगाएं कि शिशु का जन्म कब हुआ है, कब होगा। कैसे पता लगाएं कि शिशु का जन्म कब होगा। शाबाश, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। शिशु के जन्म के बारे में पूछा है कि कब होता है। देखो ऑप्शन आपके पास 4 है, 3 ही या 1 है इसमें ऑप्शन, 3 ऑप्शन दिया भाई, एक ऑप्शन शायद स्किप हो गया इसमें, कोई बात नहीं, 3 में से अपना आंसर वो देख लेंगे। ठीक है, देखो भाई कैसे पता लगाएं कि शिशु का जन्म कब होगा। तो बेटा याद रखना, जो अंतिम महामारी का दिन होता है, जो लेडीज के अंदर जो पीरियड्स आते हैं उसका जो लास्ट दिन होता है ना, उस दिन को देखो, उस तारीख को देखो, प्लस में उसमें 7 दिन ऐड कर दो। ठीक है, महामारी के जो लास्ट दिन होता है उसमें 7 दिन ऐड करके और आगे 9 महीने ऐड कर दो। ये वो टाइम होता है जब जिसमें हम अनुमान दे सकते हैं कि भाई बच्चा कब होने वाला है। ठीक है भाई, तो ये याद रखें बेटा, अंतिम महामारी का दिन और प्लस में 7 दिन और प्लस में 9 महीने बच्चे के शिशु जन्म का जो है सही पैटर्न है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। शव को कितनी गहराई में दफनाया जाना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है टाइपिस्ट ने पीछे वाली क्लास से उठा दिया है, शायद पीछे हमने एक क्वेश्चन किया था, लेकिन उसमें एक ऑप्शन ये थोड़ा अलग था कि शव को कितनी गहराई में दफनाया जाना चाहिए। ऑप्शन 6 फीट आया है। याद रखना बेटा, इसका सही आंसर आएगा 4 से 6 फीट। ऑप्शन 4 फीट मिले आंसर भर देना, लगभग 5 फीट मिले आंसर भर देना, 6 मिले तो भी आंसर भर देना। इसका जो आंसर है वो 4 फीट से ऊपर जो है ना गहराई होनी चाहिए। तो लगभग 4 से 6 फीट इसका ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर ओनली 6 फीट है। इससे पहले वाली क्लास में इसका आंसर दिया था 4 से 6 फीट। तो 4 से 6 फीट या 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट में से आप इसका आंसर भर सकते हो। क्लियर है। तो आज की क्लास के ये अपने 20 क्वेश्चन थे। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। पंच सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल पर आप सभी ने इतना कीमती समय दिया। ये चैनल आपकी सुविधा के लिए और आपकी स्टडी के लिए बनाया गया है। इस चैनल पर आने वाले समय में बहुत सारे कोर्सेज करवाए जाएंगे और इस चैनल पर आप सभी के लिए प्यारे बच्चों हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर से रिलेटेड जितनी भी कोई भी जानकारी होगी, कोई भी सिलेबस हुआ हो, कोई वैकेंसी आए या कोर्स के एडमिशन कब चलेंगे, किसी को आपको कोर्स करवाना हो या इस कोर्स के जो भी महत्वपूर्ण पहलू होंगे आपके साथ पंच सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल पर साझा किए जाएंगे। मैं आज सीपी गोठवाल आज की क्लास में इतना ही। आज मैं आपसे अलविदा कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी बच्चे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज इतना ही प्यारे बच्चों।